तो विशाल रघुवंशी इस वक्त हमें लगातार पल पल का अपडेट दिखा रहे हैं, तस्वीरें उस काफिले की दिखा रहे हैं जो काफिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये अभी भी सवाल है, क्योंकि डिस्क्लोज नहीं की जाती है लोकेशन की किस जगह से और किस रूट से ये काफिला जाएगा, लिहाजा अधिकारी भी नहीं बता रहे हैं। लेकिन जो अनुमान है वो यही कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से होकर ये जाएगा। तो झांसी से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर यह काफिला पहुंचा है। और झांसी में जिस वक्त रुका था अतीक अहमद, पुलिस लाइन में अतीक ने नाश्ता भी किया है, यह भी जानकारी सामने आई है। नाश्ते में समोसा और चाय ली है, लड्डू और ढोकला भी खाया है। तो झांसी से अतीक अहमद का काफिला लगभग 80 किलोमीटर दूर पहुंच चुका है। लेकिन झांसी में जहां पर रुका था तकरीबन 2 घंटे के लिए, वहां पर नाश्ता किया है अतीक अहमद ने। उसमें सर समोसा था, लड्डू था, सैंडविच था और ढोकला था और चाय थी, पानी। सारे स्टाफ को कराया, खा पी के अपने थोड़ा देर रुके, आधे पौन घंटा, सारे चले गए सारे स्टाफ। तो ये बात आपने सुनी जिसमें बताया गया कि क्या क्या जवानों को दिया गया, क्या क्या अतीक अहमद को दिया गया, क्योंकि लगभग 2 घंटे का स्टॉपेज झांसी में था। 2 घंटे के लिए यह काफिला वहां पर रुका था। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। उसमें सर समोसा था, लड्डू था, सैंडविच था और ढोकला था और चाय थी, पानी। सारे स्टाफ को कराया, खा पी के अपने थोड़ा देर रुके, आधे पौन घंटा, सारे चले गए सारे स्टाफ। तो ये झांसी की बात बता रहे थे। और अब तो ये काफिला काफी आगे बढ़ चुका है। झांसी से तकरीबन 80 किलोमीटर आगे ये काफिला है और उस अब धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। झांसी से उरई की दूरी लगभग 110 किलोमीटर के आसपास है। और उरई से लगभग 10 किलोमीटर पहले ही वो डाइवर्जन आता है जहां से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की ओर रास्ता कटता है। तो लगभग कुछ ही मिनट के बाद ये डाइवर्जन आएगा और यहां से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर काफिला मुड़ सकता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बिल्कुल आपको देखिए तस्वीरें हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर यह काफिला देखिए आगे बढ़ता हुआ है। विकास दुबे का रूट नहीं लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर इस वक्त जो है लेकर जा रहे हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जो हमने आपको बताया, जी न्यूज ने आपको बताया और लगातार बता रहे थे कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से होकर ये काफिला जाएगा। और इस वक्त तस्वीरें आपके सामने, ये काफिला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से होकर गुजर रहा है। ये काफिला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चढ़ता हुआ इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं। ये जो घुमाव है ये कानपुर हाईवे को छोड़कर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर जा रहा है। पूरी तरह से विराम लग गया है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल आपको बता दें कि देखिए बिल्कुल बिल्कुल तमाम कयासों पर जो है पूरी तरह से तमाम कयासों पर पूरी तरह से विराम लग चुका है। और अब काफिला जो है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ चुका है। और देखिए लगातार हम इस बात को कह रहे थे कि केवल उस कट पर जो ये कट आया था, यहां से अगर सीधे चले गए होते तब वो विकास दुबे वाला रूट होता जहां पर विकास दुबे की गाड़ी पलटी थी। लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से टीम जा रही है। मतलब साफ है कि 4:30 से 5 के बीच में नैनी जेल में एंट्री कराने की पूरी तैयारी है। और आपको देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए आप बिल्कुल टोल प्लाजा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का और ये जालौन का टोल प्लाजा है। और यहां से सीधे जो है अब प्रिजन वैन जो है वो अंदर जाती हुई दिखाई पड़ेगी। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि देखिए लगातार हम आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रिजन वैन की तस्वीर दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का रास्ता लिया है। प्रयागराज का आपको साइन बोर्ड दिखाई पड़ेगा और आप प्रयागराज की तरफ ये जो टीम है ये रवाना हो रही है। तो अब फिलहाल काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि अब प्रयागराज ही टीम जा रही है। और नैनी जेल में जैसा कि जानकारी आ चुकी है कि नैनी सेंट्रल जेल में इनको जो है बाकायदा अतीक को वहां पर रखा जाएगा, दाखिल कराया जाएगा, उससे पहले मेडिकल कराया जाएगा। और देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की। ये बिल्कुल आप देखिए पास की तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये प्रिजन वैन जो है वो जा रही है और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार देखिए प्रिजन वैन की तस्वीरें बिल्कुल बिल्कुल करीब में है। देखिए सबसे आगे वाली वैन में अतीक अहमद है, दूसरे में सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी चेंज।
हाई सिक्योरिटी बैरक में अब से कुछ देर के बाद माना जा रहा है 300 किलोमीटर की दूरी बची हुई है जब उसको जेल के भीतर दाखिल कराया जाएगा और कल उसके गुनाहों का हिसाब होना है और एमपी एमएलए कोर्ट में उसकी पेशी होनी है, जहां पर उमेश पाल अपहरण का जो मामला था 2006 का, इस पूरे मामले में कोर्ट का जो जजमेंट है वो आना है। ऐसे में उमेश पाल की माँ और उनकी पत्नी दोनों हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। माँ, एक बड़ा फैसला जो है वो कल आना है अपहरण मामले का, जिस मामले में उमेश पाल ने पैरवी करते अपनी एक तरीके से जान एक तरीके से गंवा दी है। क्या कहेंगे कल के जजमेंट को लेकर के? देखिए बेटा, आज 16 साल हो गया उसको लड़ते केस को, और वो अपने अपहरण का केस लड़ रहा था और एकदम फैसला करीब आ गया, तभी लोगों ने मरवा दिया। अब ये जेल से दोनों भाई, यहाँ इसके बीवी बेटे सब मिल करके पूरे गुंडे माफियाओं को तैयार करके जब मेरा बेटा कोर्ट से लौटा तो दुआरे सब घात लगा के बैठे थे। एक पैर नीचे एक पैर गाड़ी पे रह गया, तभी गोली शुरू हो गई। और हमको तो इतना नहीं टाइम मिला कि हम किसी को एक आवाज़ भी दे पाए। उतनी देर में लोगों ने बम गोली से मेरे बेटे को मार दिया। माफिया है जो मेन अक्यूज्ड है इस पूरे घटनाक्रम का, वो गिड़गिड़ा रहा है, अपनी एक तरीके से जान की दुहाई मांग रहा है, कोर्ट से लेकर के तमाम जगहों पर जा रहा है और यहाँ तक कि यूपी में उसने सीधे तौर पर कहा है कि उसकी जान को खतरा है। लगता नहीं कि जो लोगों को डराते थे वो डर रहे हैं? सरकार ने जिस तरीके का इंतजाम किया है उनके गुनाहों का हिसाब करने के लिए। देखिए बेटा, चोर को चोर नजर आता है। पहले तो मेरे बेटे को मरवा दिया, अब जब सारी जनता चिल्ला रही है कि मौत के बदला मौत, तब वो अपने आप को डर रहा है। जब अपने आप को डर रहा था तो मेरे बेटे का मर्डर क्यों कराया? मेरा बेटा तो कलम की लड़ाई लड़ रहा था, ना कि गोली बम का। गोली बम तो इसने मरवाया, तो अब उस जब मर गया तो उसका बदला तो यही कि उसकी जगह पे ये भी मारा जाए। सरकार ने जो फैसला लिया है उससे क्या संतुष्ट हैं आप? जो सरकार ने फैसला लिया वो जो मुझे संतुष्ट है, और मैं उम्मीद लगा के बैठी हूँ जैसे मेरा बेटा मारा गया वैसे अतीक अशरफ मारे जाएं। मेरा ये गुहार है कि जब तक ये नहीं मारे जाएंगे, जब तक आगे का रास्ता साफ नहीं होगा, न हम लोगों को जीने का रास्ता मिलेगा। इसलिए सरकार यही फैसला करे कि अगर इसको फांसी हो जाती है तो ठीक है, और नहीं होती है तो इसको जिस तरह से चाहे काउंटर करें, चाहे जिस तरह से इसको मौत की घाट उतारें। देखिए, ये बड़ा बयान है उमेश पाल की मां शांति देवी का, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि माफिया को अगर फांसी की सजा होती है तो ठीक है, वरना सरकार इसका इनकाउंटर करे, इसके गुनाहों का हिसाब करे, क्योंकि जिस तरीके से उमेश पाल के साथ घटना हुई है ऐसी दूसरी घटना उत्तर प्रदेश या फिर प्रयागराज के कहीं जगह पर ना हो पाए। और अगर ये माफिया रहता है तो निश्चित तौर पर इस तरीके की दोबारा घटना हो सकती है। उमेश पाल की पत्नी जया पाल भी हमारे साथ है, उनसे जान लेते हैं। आज माफिया को लाया जा रहा है तो वो गिड़गिड़ा रहा है, जान की एक तरीके से दुहाई, भीख मांग रहा है। अच्छा, भीख मांग रहा है ना, कम से कम उसको सबक तो समझ में आ रहा है ना कि उसने उमेश पाल को मारा तो मार के कितनी बड़ी गलती किया उसने। कम से कम इसको ये एहसास तो डर है उसका कि हाँ वो साला मर तो गया लेकिन कम से कम मुझे छोड़ भी नहीं रहा है। भगवान करे। और न्यायपालिका, शासन प्रशासन, मैं सबसे यही गुहार करूंगी कि इसको छोड़ा ना जाए, चाहे जो जाए इसको दंड दे, मृत्यु दंड दे, कम से कम ये खत्म हो, इसका सिलसिला, ये साम्राज्य खत्म हो। कम से कम उसके बच्चे, बीवी, बहन सब उस तरह का परेशान हो जिस तरह से आज हमारा पूरा परिवार परेशान है कि भाई नहीं है, बेटा नहीं है, आदमी नहीं है, बाप नहीं है, सब तड़पड़ा रहे हैं कि परेशान है कि मेरे पापा या मेरा भाई, मेरी बेटा, कोई भी, ये सब लोग परेशान है। योगी सरकार ने पहले ही सदन में कहा था, सीएम योगी ने, कि मिट्टी में मिला देंगे माफिया को। क्या लगता है उस कदम उस तरफ बढ़ा दिए हैं सरकार ने? हाँ, बाबा जी जो कह रहे हैं वो सदन में जो कहा है उन्होंने वो सच करके दिखाएंगे। वो जो कर रहे हैं ना, बटोर रहे हैं, जो ये आतंक करने वाले लोगों को बटोर रहे हैं ना, कम से कम वो सफाया ज़रूर करें। मैं ये चाह रही हूँ कि ये आदमी को तो बिल्कुल न छोड़े, अतीक अहमद अशरफ और उसका बेटा, कम से कम ये तीनों का खात्मा हो, तभी ये जो वजूद बन रहा है इन लोगों का खत्म होगा। तभी विपक्ष के लोग जो तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे अखिलेश यादव की बात करें और दूसरे लोग, उनके लिए क्या कहेंगे? ऐसे नेताओं को शरण दे रहे हैं, पोषण दे रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। वो अपनी
मैंने आतंक का वर्चस्व फैलाना चाहते, इसलिए वो चाह रहे हैं कि अरे वो ठीक है, गलत नहीं है। नहीं, उसने गलत किया। उसने आकर के सड़ेआम जो है उसके लड़के ने आकर के इस निर्मम हत्या करवाई। ये चीज़ कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस तरह से कभी कोई घटना होगी। इस आदमी को, सभी को जीने का हक है, तो आप चाहे जैसे भी जी रहे हो। अब वो आदमी तो न्याय से, यानी पेन की लड़ाई से लड़ रहा था, तो आपको पेन के ही माध्यम से करना चाहिए था, ना कि गोली और बम से करना चाहिए था। बिल्कुल। देखिए, ये उमेश पाल की पत्नी जयपाल है, जिनका साफ कहना है कि कलम की लड़ाई उमेश पाल लड़ रहे थे, उसके गुनाहों के खिलाफ कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे, कानूनी पैरवी कर रहे थे, लेकिन उसने बम, बारूद और गोली से उसने इस पूरे जो गोली कांड को अंजाम दिया। और यहाँ तक कि उमेश पाल ही नहीं, बल्कि 2 सुरक्षाकर्मी जो सरकारी गनर थे, उनको भी उसने नहीं बख्शा, तो उसको भी उसी अंजाम पर पहुंचाया जाएगी, इस तरीके की मांग है। उमेश पाल की मां है, उनसे एक बार जान लेते हैं। मां, सरकार ने जिस तरीके से फैसला लिया है, सरकार योगी जी के लिए क्या कहेंगे, जिस तरीके का फैसला लिया है माफिया को मिट्टी में मिलाने का? देखिए, योगी जी ने जो कहा है, जो उन्होंने फैसले का कदम उठाया है, बहुत सही उठाया है। वो गुंडा माफियाओं का खात्मा कर रहे हैं। जो अखिलेश बीच में पैर उठा रहा है या बोल रहा है, इसके बाप ने अतिक को पाला, वही ये सम्राट तैयार किया है। तो जब बाप ने सम्राट तैयार करके मर गया, तो बेटा तो पक्षपाती करेगा ही। क्या कहेंगे भविष्य के लिए ऐसे लोगों को ना पाला जाए, क्योंकि समाज के लिए यह हानिकारक है, खतरा है? ये जो अखिलेश कर रहे हैं, वो एक तरह से गुंडाओं माफियाओं को बढ़ाने का सुझाव दे रहे हैं कि ये बढ़ें, ताकि हिंदू मुस्लिम जो भी इनके मारे जाएं। ये गुंडा माफियाओं का शरण दे रहे हैं, उत्साह रहे हैं। योगी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल विपक्ष और सबका फैसला बिल्कुल मुतोड़ जी पर यकीन है? मुझे योगी जी के ऊपर पूरा भरोसा है, यकीन है। इसलिए वो शुरू ही से गुंडा माफियाओं का खात्मा कर रहे हैं। वो अच्छा न्याय दे रहे हैं, अच्छा फैसला दे रहे हैं, इसलिए उनके फैसले पे हमको विश्वास है। बिल्कुल। देखिए, ये उमेश पाल की मां शांति देवी हैं, जिन्होंने साफ कहा है। जी, तो गुफरान इस वक्त तो उस परिवार से बात कर रहे हैं, उमेश पाल की मां और उनकी पत्नी से बात कर रहे हैं, और उनका कहना है कि जो मौजूदा सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो जो कदम उठा रही है उन कदमों से वो संतुष्ट हैं, लेकिन मांग ये करते हैं कि या तो फांसी हो, और फांसी ना हो तो फिर वही अंजाम हो जो उमेश पाल का हुआ, यानी कि एनकाउंटर किया जाए। जिस तरह गोली से उमेश पाल को मारा गया, उसी तरह अतीक और अशरफ का अंजाम भी होना चाहिए। यह परिवार की मांग है और परिवार के सदस्य इस मांग को बार बार दोहरा रहे हैं। इन सबके बीच आपको बता दें कि यह काफिला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर आगे बढ़ रहा है, और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे होते हुए तकरीबन 300 किलोमीटर की दूरी अभी और तय करनी है। लगभग 5 घंटे से ज्यादा का सफर अभी और बाकी है।